कि कॉलेजियम के द्वारा जो न्यायाधीशों की भर्ती होती है वो संवैधानिक है। एक बहस, अगर इस सवाल का सिर्फ एक शब्द में उत्तर दिया जाए तो इसका जवाब है नहीं। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एडवोकेट संघमित्रा गौतम जी, जो कि प्रदेश संयोजिका है इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से। आप डायस पर आए और अपनी बात रखें। माननीय एडवोकेट संघमित्रा गौतम जी। आज भारत मुक्ति मोर्चा के 14वें राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन के प्रबोधन सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज से ठीक 10 साल पहले बिहार में 2014 में बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न कराया गया था और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में भी मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया गया था। और आज ठीक 10 साल बाद मुझे फिर से बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के मंच से अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। इसलिए मैं बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का धन्यवाद करती हूं और संचालक महोदय का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं आज जो अपनी बात यहाँ रखने में संभव हो रही हूँ उसमें मेरे माता पिता का बहुत बड़ा सहयोग, उनका साथ और प्रेरणा है। और आज जो विषय रखे गए हैं उन विषयों में एक विषय रखा गया है कि कॉलेजियम के द्वारा जो न्यायाधीशों की भर्ती होती है वो संवैधानिक है। एक बहस, अगर इस सवाल का सिर्फ एक शब्द में उत्तर दिया जाए तो इसका जवाब है नहीं। इसका मतलब हुआ कि कॉलेजियम से जो न्यायाधीशों की भर्ती होती है वो संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। अब जो ये वर्ड है कॉलेजियम, इसका मायने क्या है ये हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। अगर इसे आम भाषा में समझा जाए तो कॉलेजियम एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है जिसमें खुद जज को अपॉइंट करते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये किस में होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और ये सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात है कि पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत ऐसा देश है जहां ये कॉलेजियम सिस्टम नाम की प्रणाली चलती है। और ये जो कॉलेजियम सिस्टम की जो व्यवस्था है इस भारत देश में हमेशा से नहीं थी। अगर इतिहास की बात करें तो सन 1993 से पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कॉलेजियम नाम की। सन 1993 से पहले जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। लेकिन 1993 के बाद ये जो व्यवस्था थी ये पूरी तरह से बदल गई। अब अगर इसमें संविधान के बारे में बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की भर्ती की जाती है उस बारे में संविधान में ये प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की भर्ती कैसे की जाए इस बारे में बताता है और आर्टिकल 217 हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की भर्ती कैसे की जानी चाहिए इस बारे में बताता है। मैं आर्टिकल 24 और 217 में जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने ज़रूरी बात है वो आपको बताती हूँ। उसमें लिखा गया है अपॉइंटमेंट के बारे में, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ हाई कोर्ट और अ सुप्रीम कोर्ट जज आफ्टर कंसल्टेंट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें ये महत्वपूर्ण बात दी गई है। और कॉलेजियम की जो व्यवस्था है इस पर भारत में कई निर्णय आए और उन निर्णय को सुप्रीम कोर्ट केसेस भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले 1982 में एक केस आया था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें ये कॉलेजियम की जो नींव है वो रखी गई। और उसके बाद सरकार से ये पूछा गया, जो मैंने अभी आपको अनुच्छेद बताया, कि इसमें जो कंसल्टिंग जो वर्ड लिखा है उसके मायने क्या हैं। क्योंकि संविधान की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार ये है कि जो भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उसमें राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि राष्ट्रपति जिसे चाहे वो जज को नियुक्त कर सकते हैं।
और जब ये व्यवस्था इस भारत देश में चल रही थी तो भारत के शासक वर्ग ने ये सोचा कि अगर मूल निवासी कोई राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो अपने मूल निवासियों को मौका देंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने का। और हमारे भारत देश में के.आर. नारायण और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। और इस संविधान में जो पूरी पावर है, जो पूरी शक्ति है, वो राष्ट्रपति को दी गई है। लेकिन इस कॉलेजियम व्यवस्था ने वो जो शक्ति है वो राष्ट्रपति से छीनकर सीजीआई के हाथों में दी गई। और ये जो 1993 में फिर से ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इसमें आर्टिकल 124 और 217 में जो कंसल्टिंग वर्ड है कि पहले जो राष्ट्रपति थे वो केवल और केवल सीजीआई से विचार और विमर्श करेंगे कि इन्हें जज बनाना है या नहीं, सिर्फ वो उनसे विचार विमर्श करेंगे। लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सीजीआई है वो उनसे सहमति लेंगे कि इस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाना है, तब जाके वो न्यायाधीश बनेगा। तो 1993 में कॉलेजियम नाम की जो व्यवस्था है इसे पूरी तरह से मजबूत कर दिया गया और वो व्यवस्था इस भारत देश में चल रही है। और इसका ये कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे जो मूल निवासी जो लोग हैं उन्हें वहाँ मौका नहीं मिलता है और पूरी तरह से अब न्यायपालिका में वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद वहाँ पर है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर जज बनना है तो आपकी वहाँ पे योग्यता मायने नहीं रखती है, आप ऊंची जाति से हैं ये मायने रखता है। इस बारे में एक दैनिक भास्कर नाम के अखबार में पेज नंबर 12 में ये आर्टिकल छपा था जिसमें ये कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति वंशवाद और जातिवाद पर टिकी हुई है। तो एक न्यायाधीश ने पीएम मोदी को ये चिट्ठी लिखी कि जो अब कॉलेजियम से न्यायाधीशों की भर्ती की जा रही है उसमें वंशवाद, जातिवाद है और उन न्यायाधीशों की भर्ती करने का कोई भी पैमाना नहीं है। अगर इस भारत देश में आपको चपरासी बनना है, डीएम बनना है, टीचर बनना है तो उसका कोई क्राइटेरिया है कि आपको परीक्षा देनी पड़ती है, इंटरव्यू देना पड़ता है। लेकिन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बनना है तो उसकी कोई भी परीक्षा नहीं है। इस वजह से जो वहाँ न्यायाधीश बनते हैं कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा वो केवल और केवल सरकार की पक्ष की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी आपके सामने कुछ दिनों पहले आया कि गौतम अडानी ने कितना बड़ा घोटाला किया। इस बात को माना विदेश की सरकार ने, अमेरिका की सरकार ने माना, लेकिन भारत की सरकार ने उसका पक्ष लिया क्योंकि इस भारत में कॉलेजियम की व्यवस्था है। तो जो वहाँ पे न्यायाधीश बैठे हैं वो केवल सरकार के फेवर में बात करते हैं, जस्टिस की बात नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा नुकसान इस कॉलेजियम सिस्टम से भारत देश में हो रहा है और मूल निवासी लोगों को वहाँ मौका नहीं मिलता। और भारत देश में एक कमेटी आई थी NJAC नाम की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटिंग कमेटी। ये बनाई गई थी सन 2014 में 99 संशोधन के तहत, लेकिन इस सरकार ने सन 2015 में इस कमेटी को पूरी तरह से रद्द कर दिया और इसी वजह से आज सीजीआई जिसे चाहें उसे जज बना सकते हैं। और इस वजह से मूल निवासी लोगों के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और अब वर्तमान में शासक वर्ग का न्यायपालिका पर पूरी तरह से कब्जा है। दूसरा उदाहरण, वामसेव और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे भारत में ईवीएम के विरोध में आंदोलन चलाया गया। दिल्ली में जो है इतना बड़ा आंदोलन किया गया कि ईवीएम से जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जो न्यायपालिका में उच्च और सर्वोच्च में जो कोर्ट में जो जज बैठे हैं उन्होंने ईवीएम के पक्ष में फैसला दिया। क्यों दिया? क्योंकि सरकार ने उन्हें चुना। तो इसीलिए इतना बड़ा नुकसान इस कॉलेजियम का हमारे भारत देश में हो रहा है। दूसरा, जो अब वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी ये कहा कि आईएएस की तरह जज भी परीक्षा से चुने जाने चाहिए। ये उनका जो स्पीच थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उन्होंने ऐसा कहा था कि जो जज की नियुक्ति होती है वो एक परीक्षा से की जाए, उसका एक क्राइटेरिया सेट किया जाना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम से जजों की भर्ती होती है उसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
और उनका कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जो सीजीआई और कुछ वरिष्ठ जजों के द्वारा जो जजों की नियुक्ति होती है, उसमें जो जज वहाँ चुनकर जाते हैं उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई भी तजुर्बा नहीं होता, तो इस वजह से वो सही फैसला वहाँ पर नहीं देते हैं। तो इस समस्या जो है ये हमारे भारत देश में इतनी बड़ी न्यायपालिका में, जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसमें हो रही है, और जो पावर राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए थी वो अब सीजीआई के पास है। तो ये हमारे देश में चल रहा है। ये इसी वजह से हुआ कोलेजियम सिस्टम, जिससे कि भारत देश में जो मूल निवासी लोग हैं वो न्यायपालिका में ना पहुंच सके, इसलिए कोलेजियम सिस्टम को इस भारत देश में लेकर आया गया। और ये जो समस्या है जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक जो 2015 में एनजीएसी कमेटी को रद्द कर दिया गया था उसे दोबारा से पुनर्गठन किया जाना चाहिए, और भारत देश में जो जजों की नियुक्ति होती है उनका एक पैमाना सेट किया जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर जो जज बैठते हैं वो सही फैसला दे सकें, और भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग भी उच्च और सर्वोच्च जो कोर्ट है वो वहाँ पर पहुँच सके, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। आप सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात यहीं खत्म करती हूँ। जय मूल निवासी। धन्यवाद माननीय एडवोकेट संघमित्रा गौतम।